अपनी तरफ से समिति का और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब की जयंती को जिस रूप में आप लोगों ने मनाने का निर्णय किया और जिस माहौल में जिस उत्सुकता से उनको आज स्मरण कर रहे हैं, वो सच में आप लोग बधाई के पात्र हो। हम सबको यहाँ पे आपने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भाषण दे रहे थे और अम्बेडकर जी की जिंदगी के ऊपर इस प्रकाश उन्होंने डाला कि किन महानात्माओं के कारण से उन्होंने प्रेरणा ली। और ये बात सच है, चाहे वो दुर्गा पुलिस हो, चाहे वो कबीर हो, हर उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत कर अम्बेडकर साहब ने अपना संघर्ष चालू किया था। और हम सब जानते हैं कि जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, जिस समाज में वो पैदा हुए, और आज हालात अलग हैं, आज देश अलग है। आज से दशकों पहले इस देश की समाज की जो परिस्थिति हम सब जानते हैं, उस कठिन समय में संघर्ष कर उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होकर एक मिसाल कायम करी। और मैं जानता हूं मुझे बहुत सारे लोग अम्बेडकर साहब को याद करकर उनके संघर्ष को, उनकी यातनाओं को, उनकी पीड़ा को याद करते हैं। और ये हकीकत है कि मैं समझता हूं कि हमें उनके जीवन में जो कठिनाई उन्होंने झेली, जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्ष उन्होंने किया, वो अपनी जगह है। लेकिन जो सफलता, जो कामयाबी, जो शौर्य, जो नाम उन्होंने कमाया, हमें उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति के संघर्ष में जो उपलब्धियां उसकी होती है, वो उसके जाने के बाद ज्यादा याद की जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब अम्बेडकर साहब संविधान को लिख रहे थे, लिखवा रहे थे, उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी कि मैं भारत रत्न मुझे दिया जाएगा या मेरे जन्म दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोग मनाएंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी मिसाल छोड़ी है इस देश के सामाजिक ताने बाने पर कि मैं समझता हूं वैसे भारत के सबूत रहे हैं जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियां याद करते रहेंगी। और अभी जैसे कुछ भी बता रहे थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो समाज से निकले और उन्होंने अपना नाम कमाया। कुछ ने पैसा कमाया, कुछ ने राजनीतिक क्षेत्र में अपना नाम कमाया, लेकिन एक ऐसी बिंदु है जो अम्बेडकर साहब को बाकी लोगों से भिन्न रखती है, और वो है कि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। लंदन अमेरिका में उस समय आगे हासिल करी जब बड़े बड़े संसाधन वाले लोग शिक्षा ग्रहण करने से कतराते थे। आज से 80-90 साल पहले विदेश में जाना, संसाधन जुटाना, वो कपड़े पहनना जिससे उनको मान सम्मान लोग अपने आप में, और जिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी और जो शिक्षा वो लेकर आए, उसी का कारण था। और मैं बार बार इस बात पर इसे रेखांकित कर रहा हूं कि शिक्षा वो वरदान है जो धर्म, जाति, इतिहास, शोषण, उत्पीड़न की पीढ़ियों को तोड़ सकती है। पद से कुछ हद तक हम उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिख जाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के रास्ते छोड़ जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के कृतज्ञ निवेदन है, आज उनकी जयंती पर हम उनको याद कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं पूरे देश में। सिर्फ टॉप जयपुर की बात नहीं, पूरे देश, दुनिया के कोने में जहां जहां भारतवासी बसे हैं, आज उनको याद कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें उनको श्रद्धांजलि देनी है, अगर हमें उनके सपने को साकार करना है, वो संविधान का निर्माण जो कर गए थे, वो आज ज्यादा प्रासंगिक है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि संविधान का जो मूल ढांचा हुआ है, जो भावना लिखकर गए थे, अंकित कर गए थे, उस भावना को हम लोगों को अपने में ग्रहण करना है। ये काले अक्षर और शाही से कुछ नहीं होता, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है, व्यक्ति को, नागरिक को जो अधिकार दिया है, जो संविधान की संस्थाएं हमने निर्मित करी 70 साल में, उनको पोषित कैसे कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा मौका दें। मैं समझता हूं हमारा भारतवर्ष बहुत आगे जा सकता है। और साथ ही याद रखना, जो समाज, जो देश पूरी तरह शिक्षित नहीं है, वो पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, एक ऐसा उदाहरण नहीं है जो मुल्क विकसित हो गया
या राष्ट्र बहुत आगे चला गया और शक्तिशाली बन गया जहां पर शिक्षा का अभाव हो। जमहूरियत में, प्रजातंत्र में जागरूकता जरूरी है, लेकिन शिक्षा और ज्यादा जरूरी है। अगर संपूर्ण भारत में शिक्षा के मापदंड हम सब लेकर के खड़े हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतवर्ष वो नया भारतवर्ष होगा जिसकी परिकल्पना अम्बेडकर साहब ने की। शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, एक दूसरे को मान सम्मान देना पड़ेगा। विरोध होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, एक दूसरे का मत हमेशा के लिए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन धैर्य से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से दूसरे की बात सुनना, असहमत भी होना, और सहमत होना कोई अवगुण नहीं है, लेकिन मूल लक्ष्य एक होना चाहिए। मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? देश मजबूत रहे, देश एक रहे, देश विकसित हो, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये अगर हमारा लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, सोच हो सकती है, काम करने के तरीके हो सकते हैं, कार्यप्रणाली हो सकती है, लेकिन मूल हमारा लक्ष्य अगर नहीं रहेगा, तब मैं समझता हूं हम लोग अपने देश के प्रति जो हम बार बार हम भाषण देते हैं और वादे करते हैं, हम उसे खरा कर पाएंगे। आज अम्बेडकर साहब को सब लोग याद कर रहे हैं। मैं झालावाड़ में गया था, मैं आपके बीच थोड़ी देरी से पहुंचा, मैं समझ आता हूं, लेकिन मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यात्रा कैसे निकली, कौन कौन इसमें आए, और मैंने कहा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, ये अम्बेडकर साहब की जयंती है, सारे संगठन, सभी लोग, सभी दल सब मिलकर इसको बनाया ताकि एक दूसरा और मैं भी जयपुर होकर गांव के अंदर आया हूँ फूलमाला चढ़ाने और श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आप सबके साथ मैं सम्मिलित होना चाहता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, और जिन लोगों ने यहाँ गिटार बजाया और अच्छा बताया, जिन्होंने गानों के शब्द को सुना होगा वो समझ रहे होंगे कि क्या भावना आपको वो करने के लिए चाहते थे। तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में इतने याद मैं बोलूंगा, हम सब मिलकर इस संविधान को, ये देश का ग्रंथ है, नाना प्रकार के यहाँ धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय, पृष्ठभूमि के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन संविधान का वरदान है कि हम सब बराबर खड़े हैं। जो रिक्शा खींच रहा है, रेडी के पास से बेच रहा है, उसका भी एक वोट है, और बड़े बड़े खरबपति का भी एक वोट है। 1952 में जब संविधान को ग्रहण किया था और गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में, यूरोप में रंग के आधार पर वोट डालने का अधिकार लोगों को नहीं दिया गया, महिलाओं को वोट का अधिकार बहुत बाद में दिया गया। ये उस समय की बात है जब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, शिक्षित अशिक्षित लोग, गरीब लोग, किसान लोग, ये क्या समझेगा लोकतंत्र क्या होता है। उस समय के नेताओं की दूरदर्शी देखिए आप, और उनको भारत क्यों दिया अम्बेडकर साहब को, उस पिछड़े समाज से आकर दुनिया घूमकर उन्होंने पूरी ताकत के साथ हमेशा के लिए इस संविधान में लिख दिया, हम सब बराबर हैं। समाज को अगर एक रखना है तो इस हकीकत को हम स्वीकार करना होगा। आप कल्पना करो उस समय कितना गतिरोध पैदा हुआ होगा, क्योंकि लोगों के मन में जो भावना होगी, कितने दबाव में काम किया होगा, लेकिन उस वक्त भी दबाव झेलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बात पर वो अड़िग रहे, और उनके नेतृत्व में जब संविधान का जो खाका तैयार हो रहा था, वो उनकी दूरदर्शिता थी। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उस वक्त के नेताओं का, विशेष रूप से महात्मा गांधी जी का और पंडित नेहरू का। उन्होंने इस देश को आगे ले जाने के लिए जो रास्ता चुना वो लोकतंत्र का चुना। और मैं आप मंत्र कहना चाहता हूं, हमारे आसपास बहुत सारे मुल्क हैं, चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। दुनिया में कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे पड़ोस का एक देश कोई भी हो वो लोकतंत्र की मिसाल है। भारत को लोकतंत्र की मिसाल भी बोलते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं। हमारे मुल्क की खास बात यह है कि यहां पर हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत बहुत गहरी जड़ें पा गया है। हम सब ने देखा है, सरपंच का चुनाव होते हैं तो 20 लोग चुनाव लड़ते हैं, सबको जमाते हो, सबको खिलाते हो, सब प्रचार हो रहा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम सत्ता में बैठ कर जनता की सेवा करें। तो लोकतंत्र इतना मजबूत इसलिए हुआ क्योंकि हमारा संविधान मजबूत है।
संविधान मजबूत इसलिए है क्योंकि वहां पर हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब ने उसकी कल्पना की थी। मैं देता हूँ, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाला समय और साल आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय